हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मनु। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस के रिगार्डिंग। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस रिसीव हो रहे थे इंस्टा और यूट्यूब के थ्रू कि मैम प्लीज़ एमएनएस के बारे में हमें सब कुछ बताएं, इन डिटेल आप बताएं कि सिलेबस क्या होता है, एमएनएस के अंदर एंट्री कैसे होती है, एग्ज़िट कैसे होती है, सिलेबस क्या रहता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इन डिटेल बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो बी पेशेंस, लेकिन आपको डिटेल्स सारी मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएनएस है क्या चीज़। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसमें अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एंट्री लेते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं कि एंट्री के मेथड्स। आपको फुल फॉर्म पता लग गई, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसमें आप एज ए नर्स इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको सर्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बाहर नर्स होती है, ऐसे ही मिलिट्री के अंदर जो नर्सेज होती हैं वो एमएनएस के थ्रू एंटर होती है, इसलिए उनको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू एमएनएस बोला जाता है, ठीक है। सेकंड चीज़ बात करते हैं कि एमएनएस के अंदर आप कैसे जा सकते हो। इसमें सारी लड़कियां ही एलिजिबल होती हैं, लड़कियां ही भर्ती होती हैं, तो बॉयज़ का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। हाँ, आप एज ए असिस्टेंट जा सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ, लेकिन एज ए असिस्टेंट, जिसको हम वहाँ पे एनए बोलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट, तो उनका अलग कैडर है, उनका पे ग्रेड भी बहुत डिफरेंट होता है। जो नर्सेज जाती हैं मिलिट्री नर्सिंग के अंदर, उनका ग्रेड पे लेफ्टिनेंट पोस्ट होती है और 5400 ग्रेड पे होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5400 ग्रेड पे मतलब फर्स्ट ग्रेड जो ऑफिसर होता है वही। बात करते हैं एंट्री मेथड की। एमएनएस के अंदर आप दो तरह से एंट्री ले सकते हैं। एक होता है आफ्टर ट्वेल्थ, जो बच्चे आजकल नीट के थ्रू फिर बीएससी नर्सिंग के ऑप्शन को चुनते हैं। तो आर्मी के अंदर भी आप नीट के एग्ज़ाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, वो होते हैं ट्वेल्थ के बाद। एक होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, कि आपने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, उसके बाद आप आर्मी में जाना चाहते हो एज ए नर्स, तो उनका अलग से एग्ज़ाम होता है, वो एसएससी के थ्रू होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ठीक है। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, और जो आफ्टर 12 जाते हैं उनको पहले 4 साल पढ़ाई करवाई जाती है। फिर उसमें कुछ जो बच्चे जिनका एसीआर रिपोर्ट अच्छा होता है, जिनका मेडिकल रिपोर्ट अच्छा होता है, और जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उनको वो परमानेंट कर देते हैं, बाकी लोगों को वो घर भेज देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और कुछ कुछ जो आपके मतलब वहाँ का क्राइटेरिया फिक्स है कि जो कमांड हॉस्पिटल में रिक्रूटेड हैं उनको वो परमानेंट करेंगे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो मैंने किया था वो आफ्टर ग्रेजुएशन था, ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन एमएनएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके अंदर फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका मेडिकल होता है, फिर जाके आपका ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम बात करते हैं कि आपको इसके अंदर एंट्री लेने के लिए पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चों के यही क्वेश्चंस थे कि मैम बुक्स बताएं, बुक्स बताएं। देखो बच्चों, आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि अगर आप नर्सिंग का पूरे ऑल इंडिया में या फिर बाहर के लिए भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई स्पेशल बुक, अगर आप बाहर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो कुछ स्पेशल बुक्स नहीं होती है। जो आप मेनली नोसेट के लिए, आरआरबी के लिए, ईएसआईसी के लिए जो बुक्स प्रीफर करते हैं वही आपको पढ़नी होती है। वही का मतलब है कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पीआर यादव की जो गाइड है उससे स्टार्ट करें, टारगेट हाई, उसके बाद एंक्लैक्स। अगर आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पास करना है तो आपको मॉसबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहाँ से आप स्पेशली एमएसएन के जो क्वेश्चंस हैं और पीडियाट्रिक्स के वो कीजिए मॉसबी की बुक से। थ्योरी आपको एंक्लेक्स से कवर करनी है, बाकी आपको जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो कीजिए। और अपने दिल और दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए
कि हमें CHO के लिए पढ़ने के लिए अलग से कोर्स परचेस करने की ज़रूरत है, RRB के लिए अलग से कोर्स परचेस करने की ज़रूरत है, नॉर्सिट के लिए अलग से कोर्स परचेस करने की ज़रूरत है। देखो बच्चों, मैंने कोचिंग नहीं की थी, मैं खुद कोचिंग में पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा रही हूँ, मैं खुद काफ़ी एग्ज़ाम्स में सिलेक्टेड हूँ। तो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं तो चाहूँगी कि कोचिंग में बच्चे आएँ ताकि मेरी भी सैलरी बढ़े। मैं जब बच्चे ही नहीं होंगे तो किसको पढ़ाऊँगी यार। लेकिन मैं अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों का नुकसान नहीं करवाना चाहूँगी। जो सच है वो है, ठीक है। और सच यही है कि हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग कोर्स परचेस करने की, पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो वो इनफ है, बस उसको अच्छे से स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो पेपर को स्मार्टली हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आता सब कुछ है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। हमने बात कर ली MNS के अंदर एंट्री मेथड की, सिलेबस की, और क्या क्या होता है। लाइक एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपको बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग होगी, वो सारी चीज़ों की। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ग्रेड पे क्या होता है। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे होता है, तो आपकी जो पेमेंट है वो अप्रॉक्स 1,20,000 के अप्रॉक्स बनती है। आपकी इन हैंड 80 to 90,000 आते हैं। फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र की। MNS के अंदर 2.5 से 3 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये एक ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मतलब इसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी कम है अदर जॉब्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप वर्दी चाहते हैं शोल्डर के ऊपर, अगर आप स्टार्स चाहते हैं, एक रेपुटेड जॉब चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाएं, ठीक है, क्योंकि लेफ्टिनेंट पोस्ट बहुत बड़ी होती है यार। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम ये जो SSC है इसके थ्रू 5+5+4 का क्या मीनिंग है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके थ्रू अगर आप जाते हो तो उसके अंदर पहले आपको 5 साल जॉब करनी होती है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप रिज़ाइन करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं हम विलिंग हैं कंटिन्यू के लिए, तो वो आपकी फिर से 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर देते हैं जॉब को। ऐसे ही आफ्टर 5 ईयर्स फिर से पूछा जाता है और फिर वो 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि कोई आगे जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हो सकता है आप 5 साल में, क्योंकि जो वहाँ का रूटीन ना वो बहुत टफ़ है। 15 नाइट्स, महीने में 3 से 4 ऑफ, घर से दूर, महीनों छुट्टी नहीं मिलना, तो लोग ना काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल है, और इतना हैक्टिक शेड्यूल है और इतना सब कुछ है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो कम्प्लीटली जीरो हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ आर्मी के होके रह जाते हो। तो एक वक्त के बाद हमें फ़ील होता है, तो हो सकता है कुछ लोग आफ्टर 5 ईयर्स रिज़ाइन करना चाहें, क्योंकि 5 साल में आप कैप्टन बन जाते हो। फर्स्ट आप एंट्री लेफ्टिनेंट से लेते हो, आफ्टर 3 ईयर्स आप एज ए कैप्टन प्रमोट हो जाते हो। तो 5 साल में कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो यार कैप्टन लग गया नाम के आगे, एक टैग जो हमें बनाना था, एक रेपुटेशन वो हमने गेन कर ली है। अब आफ्टर 5 ईयर्स हम एक अपनी पर्सनल लाइफ भी जीनी है, एक स्टेबिलिटी भी चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम हर 2.5 साल में 3 साल में अपना बोरिया बिस्तर बांध के मूव ऑन नहीं कर सकते हैं ना। लाइफ में एक वक्त के बाद इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए वो कुछ लोग रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से उसको 5+5+4 में रखा गया है। और ये इसलिए भी है क्योंकि एक है इसमें होता है कि आप तभी परमानेंट कमीशन में चेंज हो पाते हो जब अगर आप 5 साल से ज़्यादा सर्विस करते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 चांस मिलते हैं कि आप अपनी शॉर्ट सर्विस को परमानेंट कमीशन के अंदर चेंज कर सकते हो। वो कैसे होता है, आपके बीच में 2 बार इंटरव्यू होते हैं, एक आफ्टर 5 ईयर्स और एक आफ्टर 7 ईयर्स की सर्विस के बाद। अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, आपकी ACR रिपोर्ट अच्छी होती है, तो आप परमानेंट कमीशन में चले जाते हो। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि आप अप टू 60 ईयर्स तक जॉब कर सकते हो। उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, जो आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं आर्मी की तरफ से वो सब मिलेंगे आफ्टर सर्विस भी। लेकिन अगर आप ओनली 14 ईयर्स की सर्विस करते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू,
तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। ये 2 ही रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने खुद रिज़ाइन किया था, सोचा था इसको। तो इसीलिए आप जो भी ज्वाइन करना चाहें सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट होने के चांसेस रेयर ही होते हैं, क्योंकि 50% लोग ही परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट हो पाते हैं शॉर्ट सर्विस से, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं। और क्राइटेरियाज़ अगर आप फुलफ़िल कर भी लेते हो ना, तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है उस टाइम पे, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होंगी ना परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट होने के लिए आपको, तो वो 50% बाहर आउटसाइड सोर्सेज से कवर करते हैं और 50% जो शॉर्ट सर्विस वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनसे कवर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसीलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रिज़ाइन के मेथड्स, कि हम अगर रिज़ाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जो आपको प्रोबेशन पीरियड है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके अंदर आप कभी भी रिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर नहीं करना चाहते, नहीं कर पाए किसी वजह से, या आपको समझ ही नहीं आया और स्टार्टिंग में आप इतना आप पैशनेट थे कि आपने उस वक्त में डिसीजन नहीं लिया, उसके बाद थोड़ा टफ़ हो जाता है। हाँ, होता है रिज़ाइन, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन आपको जेन्युइन रीज़न्स मांगे जाते हैं, आपकी बहुत बार काउंसलिंग करवाई जाती है, क्योंकि आर्मी इतना ईज़िली आपको छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो जितना टफ़ आर्मी के अंदर जाना है उससे 3 टाइम्स टफ़ बाहर निकलना है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, सोच समझ के वाइजली डिसीजन लीजिएगा कि आपको कहाँ किस तरफ जाना है। मेरा एमएनएस भी ड्रीम था और दिल्ली एम्स भी ड्रीम था, मेरे दोनों ही ड्रीम्स फुलफ़िल हो रहे थे। तो मैंने लास्ट में दिल्ली एम्स को चुना, क्योंकि यहाँ मुझे स्टेबिलिटी भी दिखी, प्लस में मंथ में 8 to 9 ऑफ सैलरी पैकेज, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एमएनएस में 1,20,000 है, यहाँ मुझे जो सैलरी मिलती है दिल्ली एम्स के अंदर, मुझे जो सैलरी मिलती है वो अभी मेरी जो ग्रॉस सैलरी है 1,08,000 है। इन हैंड मेरी सैलरी 92,000 आती है। तो सैलरी में इतना कुछ फ़र्क है नहीं यार, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को जीरो कर लो, बाकी आप लोगों की चॉइस है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सॉरी, मैं वीडियोस थोड़ा कम ही बनाती हूँ, क्योंकि यार मेरा ओटी के अंदर ड्यूटी चल रहा है, और ओटी में 6 घंटे कंटिन्यूसली खड़े रहने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि आप घर आके फिर ये सब चीज़ें भी बनाओ। और घर आने के बाद भी अगर आप सिंगल रह रहे होते हो ना, तो खुद को ही खाना प्रिपेयर करना, साफ़ सफाई करना, वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो लाइफ थोड़ी बिज़ी हो जाती है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।